हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक कॉस्मोस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैरिड लाइफ को कैसे देखें अपने असेंडेंट यानी अपने लग्न के थ्रू, यानी पहले घर में जो आपकी कुंडली की राशि पड़ी है उसके थ्रू हम अपनी मैरिड लाइफ को कैसे जान सकते हैं। आज उस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इजी सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं। बिकॉज इंटरेस्टिंग तो है ही, समझने में भी इजी है, आप लोग आसानी से देख पाएंगे अपने चार्ट में। तो दैट्स वाई आई चूज दिस टॉपिक। सो मैंने अपने चार्ट एक्सपीरियंस में पर्सनली ये देखा है कि आपका जो भी असेंडेंट होता है वो आपकी किसी ना किसी मैरिड लाइफ के थीम को इन्फ्लुएंस करता है। बिकॉज आपका जो भी असेंडेंट होगा उसी के हिसाब से आपके सातवें घर में भी कोई ना कोई राशि जाएगी। हालांकि जो भी मैरिड लाइफ है वो सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, वीनस, नवाम चार, डारा कारक, इन सब चीज़ों के प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा डिसाइड होती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। बट स्टिल ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कुछ राशियों को ज़्यादा फेवर थोड़ा मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर राशियाँ मैरिड लाइफ के सिनारियों में। सो आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि कौन सी ऐसी लग्न है जिनके लिए मैरिड लाइफ आसान होती है, कौन सी ऐसी लग्न है जिनके लिए मैरिड लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है, कौन सी ऐसी असेंडेंट्स हैं जिनके लिए न्यूट्रल है सिचुएशन। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे, जिससे पहले मैं वन बाय वन सारी राशियों को, सारी यानी सारी लग्नों के अनुसार क्रम में जाऊं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए, मैंने चार जो असेंडेंट्स हैं उनको देखा है कि वो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट करती हैं। क्योंकि इनका जो सातवें घर से इनका तालमेल थोड़ा कमज़ोर मैंने देखा है, या थोड़ा सा उतना मैच नहीं कर पाती हैं, ये उतना इनका सिस्टम नहीं बैठ पाता है अपने स्पाउस के साथ। तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत आती है मैरिड लाइफ में। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि ये चार राशियां हैं। देखिए, एक तो है कर्क। अगर कर्क लगन है किसी की, सिंह लगन है, वृश्चिक लगन है और मीन, तो चार। एक कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन, ये तो चार हैं। बाकी कुंभ लग्न और धनु लग्न में हल्की हल्की समस्या मैंने देखी है, हर बार नहीं देखी है, बट ये चार तो मेन है। एक कर्क, एक सिंह, एक वृश्चिक, एक मीन लग्न, ये चार लग्नों में मैंने ज्यादातर जो है समस्या देखी है। एंड ज्यादातर या तो मैरिज से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पाउस ढूंढने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर वो भी नहीं होता है तो स्पाउस मिलने के बाद शादी में मतभेद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है बाहर से आती ही रहती है। तो जिससे पहले हम बाकी सारे असेंडेंट्स पर जाएं, इन चारों असेंडेंट्स को मैं एड्रेस करूंगा सबसे पहले, जिससे कि हम जान सके कि क्या इनका उपाय है, क्या इनके रेमेडियल मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस हम बरत सकते हैं, जिससे कि अगर किसी का ऐसा असेंडेंट भी है तो भी उसका मैरिड लाइफ सही चल सकता है। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वुड लाइक कि अब हम स्टार्ट करेंगे कैंसर असेंडेंट से। तो देखिए, कैंसर जो असेंडेंट है उसका एक सीधा साधा रूल है कि वो मून से रूल होती है, और मून होता है हमारा मन। और जैसे कि हम जानते हैं कि मन की प्रॉपर्टी है चंचलता, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, एंड एक फ्रीडम की लाइफ जीना ऐसे लोग पसंद करते हैं। एक ऐसी लाइफ जहाँ पे उन्हें टोका टाकी ना हो, पूछा पाछी ना हो उनसे ज्यादा, एंड वो अपना लाइफ अपने विदाउट डिस्टरबेंस जी सके, ऐसी लाइफ ऐसे लोग जीना चाहते हैं। ज्यादातर लग्जरी पसंद होते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, सेंशुअल भी होते हैं कई बार। लेकिन देखिए, इनके जो सातवें घर में आती है वो राशि आती है मकर, जो कि है शनि की राशि। और इनकी जो शनि की जो राशि दूसरी है वो आती है कुंभ, जो कि आठवें घर में आती है। और आठवें घर पे, जैसे मैंने आप आखिरी वीडियो में आठवें घर को ही एड्रेस करा है कि आठवां घर कैसे काफी कष्टकारी परिणाम कई बार देता है, तो कहीं ना कहीं इनका सातवां घर जो शनि रूल करता है वो इनके हॉरोस्कोप में बहुत एक ज्यादा मेन प्लेनेट बन के निकलता है। क्योंकि एक तो वो एक केंद्र स्थान को रूल कर रहा है, और एक त्रिषडाय त्रिषडाय नहीं, त्रिक भाव को रूल कर रहा है। तो उस त्रिक भाव को और केंद्र स्थान को रूल करने से एक प्रोमिनेंट मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न इनके लिए निकलता है, क्योंकि सैटर्न एक नेचुरली मेलेफिक प्लैनेट भी होता है। तो इस वजह से इनको जो है, एक तो इनके स्पाउस का नेचर इनसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये होते हैं आज़ादी वाले, मौज मस्ती करने वाले। और इन्हें स्पाउस कई बार मिल जाता है रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, थोड़ा कोल्ड मिल सकता है। इन्हें कई बार ऐसा लगता है कि इनके स्पाउस इनको आज़ादी नहीं देता, इनकी फीलिंग्स की
केयर कम करता है। मतलब इनकी मैरिज भी, अगर इन्हें स्पाउस भी थोड़ा ओपन माइंडेड मिल जाएगा तो इनकी मैरिज के सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे होते हैं कि इनकी फ्रीडम थोड़ा बाधित होती है, और इनकी जो मौज मस्ती वाली लाइफ है उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की स्ट्रीक आती है, तो इन्हें बहुत ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम होती है, और उससे निकलने के लिए कई बार ये लोग बहुत ज़्यादा प्रयत्न करते हैं। लेकिन जनरली क्योंकि शनि तो इजी प्लेनेट नहीं है और इस कुंडली में तो 8वां घर भी रूल कर रहा है, तो मैरिज जनरली मैंने इजी नहीं देखी है इस कुंडली की। अगर ये लोग कुछ गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं मैरिज से बाहर निकलने का, जैसे चीटिंग वगैरह, या अपने स्पाउस को फ्रॉड व्रॉड करना या उसे परेशान करना, तो 8वां घर जो दुर्भाग्य का है वो भी एक्टिवेट हो जाता है कई बार, और 7वें घर के साथ एक्टिवेट होता है। तो कई बार इनको काफ़ी खराब परिणाम अपने बाकी के जीवन में भी इस वजह से देखने पड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर ये वाला लग्न किसी का है तो उसका जो चंद्रमा है वो उसका लॉर्ड है, कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा है, तो वो 11वें घर में उच्च का हो जाएगा, यानी वृषभ राशि में, और शनि चतुर्थ में तुला राशि में उच्च का होता है। तो यानी ये उच्च के भी एक दूसरे से षडाष्टक में होते हैं। मतलब शनि का जो उच्च राशि है वो तुला है, और वृषभ राशि जो है चंद्रमा का उच्च स्थान है। वृषभ और तुला के भी थोड़े पैरामीटर्स अलग हैं, इसलिए त्रिषडाय में आते हैं, एक दूसरे से 6-8 में आते हैं ना, षडाष्टक में आते हैं। त्रिषडाय में मैंने गलत बोल दिया था, षडाष्टक में आते हैं। तो इस वजह से भी दोनों राशियों का भी, इनकी उच्च राशियों का भी जो है प्रिंसिपल्स थोड़ा अलग है ना, क्योंकि जो वृषभ राशि वो पैसे की राशि है, एंजॉयमेंट की राशि है, स्टेबिलिटी की राशियां हैं दोनों, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन तुला राशि जो है वो बैलेंस की है, जस्टिस की राशि है। तो इस वजह से थोड़ा सा इनके प्रिंसिपल्स में अंतर होता है इनके स्पाउस से। और देखिए, चंद्र जो है वो मन होता है और शनि जो है वो कर्म होता है। साढ़े साथी का कंसेप्ट ही पूरा इस पर बेस्ड है कि शनि जो है एक तो चंद्रमा की राशि से अष्टम और सप्तम स्थान रूल करता है, मन के लिए मारक होता है। चंद्रमा के लिए मारक है तो आपके मन के लिए मारक है ना, इसलिए जब भी चंद्रमा के ऊपर आता है तो आपको अपने मन को मारना पड़ सकता है। साढ़े साथी का ही कंसेप्ट ये है। तो इनको अगर अपनी मैरिड लाइफ अच्छी बनानी है तो इनको अपना मन मारना सीखना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना सीखना पड़ेगा। अगर ये सब ये कर लेते हैं और शनि की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति ठीक होती है तो फिर इनकी मैरिड लाइफ अच्छी हो सकती है। बट उसके लिए इन्हें अडेप्टेबल बनना पड़ता है एंड काफ़ी सारे चेंजेस अपने आप में लाने पड़ते हैं, बिकॉज इनकी मैरिड लाइफ जो भी इनसे डिमांड करती है वो क्वालिटीज़ जनरली इनके अंदर नहीं होती हैं शुरुआत से। तो एक झटका सा इन्हें लग सकता है, लेकिन अगर ये लोग उस चीज़ को सहन कर जाते हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और मोल्ड हो जाते हैं थोड़ा सा, तो फिर इनकी मैरिड लाइफ अच्छी चल सकती है। सो दिस वॉज अबाउट द कैंसर असेंडेंट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द लियो असेंडेंट, यानी सिंह लग्न के ऊपर अब हम बात करेंगे। तो देखिए, सिंह लगन का सीधा साधा मामला ये है कि सिंह लगन वाले लोग होते हैं बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय, जिद्दी, स्टबर्न लोग होते हैं, अपने उसूलों को मानने वाले होते हैं, कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अपनी चलाना चाहते हैं। सूर्य की तरह होते हैं ना, तो थोड़ा अपना अपना करते हैं, अकेले चलने का इनका सिद्धांत होता है। अगर किसी के लग्न में सूर्य है या सूर्य सिंह राशि उसके लग्न में है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो इंसान अकेला चलने में थोड़ा विश्वास ज्यादा करता है, अनलेस अगर बुध वगैरह का इन्फ्लुएंस नहीं है तो ये चीज होती है कि एक तो इनको पहले से ही अकेला चलने की आदत होती है, तो जब स्पाउस के साथ चलने की आदत आती है तो फिर इनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इन्हें अकेलापन भाता है, और क्योंकि इन्हें अकेलापन भाता है तो इन्हें साथ तो भाता नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग अलग रहते हैं अपने स्पाउस से। और फिर इनके स्पाउस को भी थोड़ी ये बात ज्यादा पसंद नहीं आती है। देखिए, अगर आपकी शादी हुई है, अगर आप अलग अलग रहेंगे, है ना, उससे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे फीलिंग्स को अपनी, तो उन्हें अलग तो लगेगा ही। फिर ये होता है कि ना एडजस्टमेंट की आदत कम होती है, अपनी चलाने की आदत होती है। तो जब शनि आता है जो कि कुंभ राशि को रूल करता है, तो फिर इनसे कहता है ना, 11वां स्थान की राशि है कुंभ, तो बाहर निकलो, कनेक्ट करो लोगों से। तो कुंभ, शादी के बाद इनका स्पाउस या तो बहुत ज्यादा सोशल हो सकता है, ये उतने सोशल नहीं हो, ऐसा भी होता है कई बार, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर कई बार इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इनको एडजस्टमेंट की हैबिट नहीं होती है, तो इनका स्पाउस इनसे एडजस्टमेंट की गुंजाइश करता है, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में आ जाती है। फिर क्योंकि इनके स्पाउस जो कि कुंभ राशि रूल कर रही है,
तो शनि की दूसरी राशि जो है वो छठे स्थान में आ जाएगी, जो कि होगी मकर। तो कई बार इनके स्पाउस ओवरली प्रैक्टिकल हो सकता है, जिससे इन्हें बहुत चिढ़ हो सकती है। इन्हें खुद भी ऐसा लग सकता है कि मेरा स्पाउस इतना प्रैक्टिकल क्यों है कि कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझ सकता। ऐसा सिंह लगने वाले जातकों को कई बार लगता है। अच्छी बात यह है कि क्योंकि छठा स्थान साथ में रूल करते हैं, तो दुनियादारी आप थोड़ी मैरिज के बाद सीख जाते हैं। दुनियादारी, दुनिया में कैसे टिकना है, पैसे कमाने के नए तरीके, लोगों से जुड़ना कैसे है, तो अच्छी चीजें भी हैं। बट स्टिल पति पत्नी के टकराव के चांसेस थोड़े से इस लगन के साथ बढ़ जाते हैं। इवन दो शनि और सूर्य की स्थिति अच्छी होगी तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। सिंह लग्न है तो आई वुड से कि अब अगर आपने एक अकेला चलने का सिद्धांत बना रखा है तो उसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए, अपनी मैरिज के लिए, इफ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल फैमिली लाइफ, तो उसके लिए। सो दिस वाज इट। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए वृश्चिक लगन पे। देखिए वृश्चिक लगन को बहुत लोग एड्रेस नहीं करते हैं, मैंने ये बहुत ज्यादा देखा है कि वृश्चिक लगन के बारे में कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि इनके सातवें घर में तो शुक्र की राशि आती है। भाई शुक्र की राशि तो बड़ी शुभ है। शुक्र की राशि में क्या दिक्कत है, चंद्रमा उच्च का है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद्रमा, मंगल और शुक्र जो है शत्रु भी नहीं है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। लेकिन जनरली मैंने देखा है कि इधर भी प्रॉब्लम्स ज्यादातर आती हैं। तो देखिए अगर वृश्चिक लग्न है तो इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, ये लोग बहुत ज्यादा हर चीज को लेकर जुनूनी होते हैं। जैसे मैंने केतु इन फर्स्ट हाउस का रिजल्ट बताया था, वैसे ही थोड़ा सा वृश्चिक लगन के जातकों का रिजल्ट होता है कि ये लोग बहुत जुनूनी, पैशनेट, एग्रेसिव और लाइफ को एकदम फुल स्पीड पे ये लोग जीना चाहते हैं, बस कुछ भी मिस नहीं करना चाहते लाइफ में से। एंड काफी ज्यादा क्योंकि सातवां घर आपका पोजीशन भी होती है, तो ये लोग कई बार बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं, अगर तो भी इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा दिक्कत कई बार आ जाती है। इनका जो स्पाउस होता है वो जनरली रिच फैमिली से आता है, अच्छा होता है ना, दिखने में भी अच्छा हो सकता है, इवन तो थोड़ा मोटे भी हो सकते हैं, बिकॉज टॉरस कैन गिव यू अ फैट स्पाउस। ये भी एक प्रेडिक्शन होता है अगर टॉरस 7th हाउस में है तो। बट जो मेन रीजन है जिसकी वजह से इनकी मैच खराब होती है वो होता है इनका एक तो ओवरली पैशनेट होना, इनका रश में शादी करना भी एक बहुत ज्यादा बड़ा मिस्टेक कई बार बन जाती है इनके लिए। कई बार ये लोग बहुत ज्यादा रेकलेसनेस में आके किसी से भी मैरिज कर लेते हैं, किसी से मिले एंड बस फिर तो उससे क्या कहते हैं रिलेशनशिप क्या हुई कि अब तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, चाहे उसके कितने ही रेड फ्लैग्स इन्हें दिख जाएं। ये भी एक टॉक्सिसिटी इनके अंदर होती है जो कि मैंने अपने उसमें बहुत ज्यादा देखी है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वृश्चिक लग्न वाले जिनको प्रॉब्लम का को फेस करना पड़ा है इस चीज को लेकर। तो देखिए अगर वृश्चिक लग्न है तो आप मैरिज के जो उसमें है उसको अपना थोड़ा मैरिज के सिनारियों में अपने जुनून को थोड़ा सा ठंडा करिए और रेकलेस डिसीजन बिल्कुल नहीं लीजिएगा। सोच समझ के शादी करिएगा कि आपका स्पाउस क्या आपके साथ टिक भी सकता है, तभी आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज आपके और स्पाउस के बीच में मतभेद थोड़े थोड़े समय बाद बढ़ते जाते हैं। ये मैंने लगभग हर वृश्चिक लग्न वाली कुंडली पे देखा है कि इनके जो स्पाउस की ग्रोथ होती है वो इनसे थोड़ी अलग होती है एंड इन्हें कई बार अपने स्पाउस के लिए काफी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहें। आजकल स्पेशली फॉरेन में से ज्यादा सुना है बट इट्स स्टिल इंडिया में भी होने लगा है कि हम लोग ना वी हैव ग्रोन अपार्ट। तो ये वाली जो चीज होती है ना कि ग्रोन अपार्ट वाली, ये वाली इन लोगों के साथ हो जाती है कई बार, तो ये थोड़ी दिक्कत कर सकती है मैरिज में। तो इस चीज से बहुत ज्यादा बचना चाहिए। तो देखिए ये था वृश्चिक लग्न के बारे में। अब हम लोग बढ़ेंगे मीन लग्न के ऊपर। तो देखिए मीन लग्न का ही क्या, मैंने मीन राशि का भी मैरिज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका नहीं देखा है। देखिए मीन लग्न अगर आपकी है तो मीन लग्न 12वें घर की राशि होती है मीन। तो इस हिसाब से जो है वो आजादी की, फ्रीडम की, छोड़ने की, त्यागने की राशि है। तो आपका जो स्वभाव होता है मीन लग्न वालों का वो नेचुरली छोड़ने, त्यागने का, आजादी का होता है। और आपके जो 7वें घर में राशि होती है वो होती है कन्या राशि। तो जब आपकी मैरिज होती है तो एक चीज बहुत ही प्रोमिनेंट है,
कि जब भी आपकी मैरिज होगी तो आप तो बहुत आजाद विचार वाले व्यक्ति हैं, जब भी आपके स्पाउस आएगा तो आपको स्पाउस मिलता है बुध जैसा, छठे घर की राशि है ना कन्या, तो वैसा स्पाउस आपको मिलता है। तो आपको हमेशा ये फीलिंग आती है अपनी मैरिज में कि आपका स्पाउस आपकी फ्रीडम को बाधित कर रहा है, आपकी प्रोग्रेस को रोक रहा है, आपको एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहा, अपनी जिंदगी को जीने नहीं दे रहा, और आपको एक बहुत ज्यादा सफोकेशन और कैद वाली फीलिंग का सामना कई बार करना पड़ता है मैरिज में, बिकॉज आपकी फ्रीडम को बुध, कन्या राशि जो कि क्रिटिसिज्म की राशि है, वो कर्टेल कर देती है। आपके इमोशंस को कई बार आपके स्पाउस, आपको ऐसा लगता है, नहीं समझ सकते हैं। तो इस चीज की वजह से आपको बहुत ही ज्यादा सफोकेशन फील होती है, और कई बार आप इस सफोकेशन से निकलने के लिए शादी को तोड़ तक देते हैं। सो ये मैंने लगभग मीन लगन के ऊपर, तो अगर मैं सच बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मैरिजेस नहीं देखी है। तो मीन लग्न, और इनफैक्ट ये एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा मीन राशि के बारे में, जिस भी घर में मीन राशि होगी उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसका जो भी रिलेटिव रिप्रेजेंटेटिव होगा, उस रिप्रेजेंटेटिव की मैरिज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी धनु लग्न हो जाए और मीन राशि आपके चतुर्थ में पड़ जाएगी, तो आपकी मदर की मैरिड लाइफ में हो सकता है बहुत प्रॉब्लम रही हो सकता है आपके मदर फादर में अच्छी ना बनती हो, या आपके फादर ने आपकी मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली हो। अगर आपके पांचवें घर में हो मीन राशि, तो आपकी संतान की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। 11वें घर में हो तो बड़े भाई बहन की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तीसरे घर में हो तो छोटे भाई बहन की मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है। पहले घर में मीन राशि होगी तो आपकी मैरिड लाइफ में आपको सफोकेशन फील होगी। सातवें घर की मैरिड लाइफ, अगर सातवें घर में मीन राशि होगी तो आप अपने स्पाउस को थोड़ा मैरिड लाइफ में सफोकेट कर देंगे। मतलब अगर किसी की कन्या लग्न होगी तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि ऐसा व्यक्ति अपने स्पाउस की उतनी केयर कई बार नहीं करे जितनी केयर उसका स्पाउस करता है। सो ये मैंने बहुत ज़्यादा जो चीज़ें देखी थी वो आपको बता दी हैं, बट स्टिल अब हम आगे बढ़ेंगे बाकी लग्नों की तरफ। तो देखिए, जो दो अग्नि लग्नों को मैं वो करूँगा वो होंगी कुंभ और धनु। तो देखिए, धनु लग्न की पहले बात कर लेते हैं कि धनु लग्न में क्या प्रॉब्लम है। धनु लग्न में मैंने हर बार प्रॉब्लम नहीं देखी है, 50-50 इसका मामला रहता है। तो देखिए, धनु लग्न में क्या है ना, तो धनु लग्न में जो है ये चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है कि इनका जो स्पाउस होता है उससे थोड़ी सी आइडियोलॉजी इनकी अलग होती है, और इनके स्पाउस की मैरिड लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी बहुत ज्यादा चांस होता है। बिकॉज एक तो इनके सातवें घर में मिथुन राशि आती है ना, वो डुअल साइन है, वो डुअलिटी को दिखाता है वो साइन। और इनका जो तुला राशि होती है वो 11वें घर में चली जाती है, यानी कुंभ के स्थान पे, यानी राहु के स्थान पे कहीं ना कहीं तुला राशि चली जाती है, जो कि मैरिज की राशि है। तो इस वजह से बहुत ज्यादा डुअलिटी होती है। इनका स्पाउस इन्हें कंफ्यूज कर सकता है, या ये अपने स्पाउस को कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर स्थिति अच्छी नहीं होगी तो एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ इशारा होता है, दो मैरिजेज इनकी हो सकती हैं ना। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इनकी मैरिज को लेकर हमेशा इन्हें, या तो ये कई बार खुद ही उस मैरिज में कंफ्यूजन को क्रिएट कर लेते हैं, या इनका पार्टनर कई बार कर देता है, या फिर कोई और आके कर देगा। कुछ नहीं होगा तो इन लॉज की इशू आ जाएगी। तो मतलब बाहर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वजह से इनकी मैरिड लाइफ में ये चीज दिक्कत करती है। लेकिन अगर पति पत्नी दोनों समझदार हो, कुंडली में स्थितियां ठीक हो, तो ऐसे कोई हमेशा दिक्कत नहीं आती है, फिर ठीक ही हो जाता है। तो देखिए, अब बात होगी कुंभ लगन की। कुंभ लगन में जो मैंने प्रोमिनेंट चीज देखी है कि इनका जो स्पाउस होता है कुंभ लगन वालों का, वो सूर्य की तरफ होता है, प्रभावी होता है, अमीर होता है, बड़े परिवार से आ सकता है, इनसे ज्यादा प्रभावी होता है। तो अगर सूर्य शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती है इनकी कुंडली में, तो क्या होता है, फिर ये अपने स्पाउस से जेलस होते हैं, उनके खिलाफ जेलसी रखते हैं, और इनका स्पाउस भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, अपनी तरीके से मैरिज को चलाने की कोशिश करता है। अगर लग्न में शनि ताकतवर नहीं होगा तो इन्हें गुमराह करने वाले लोग तक मिल सकते हैं, तो उससे इन्हें थोड़ा बचना चाहिए। बट अगर सूर्य शनि की स्थिति होती है तो हमेशा ये चीज प्रॉब्लम नहीं करती है, एंड अच्छी मैरिड लाइफ भी कई बार कुंभ लग्न में मैंने देखी है। सो दिस वाज अबाउट द कुंभ लग्न। अब हम आगे बढ़े। तो देखिए, अब बची तीन राशियां, तुला,
मेष और वृषभ। देखिए तुला, मेष और वृषभ तीनों में ही मैंने स्थिति जनरली अच्छी देखी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ऐसा सच नहीं होती है। हाँ तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे इन तीन लग्नों के बारे में, मेष, तुला और वृषभ। तो मेष, तुला और वृषभ में तीनों में ही लग्नों में मैंने जनरली अच्छी मैरिड लाइफ देखी है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देखी है। देखिए अगर सातवां घर पीड़ित है, नवांश कुंडली पीड़ित है, सातवें घर का मालिक शुक्र दारा कारक, तो प्रॉब्लम होगी ही, फिर चाहे कोई सी भी लग्न क्यों ना हो। लेकिन फिर भी इन तीनों लग्नों में मैंने स्थिति जनरली अच्छी देखी है। स्पाउस से आपका पैशनेट रिलेशनशिप होता है, आपका स्पाउस आपको जनरली समझने वाला मिल जाता है। तो इन तीनों लग्नों में ही स्थिति अच्छी है। अब दो और लग्नें रह जाती हैं, वो होती है एक तो मकर लग्न और एक होती है कन्या लग्न। तो देखिए मकर लग्न में भी स्थिति अच्छी है। मकर लग्न में स्थिति इसलिए अच्छी है, एक तो शनि की राशि पहले घर में है, तो आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार आपको जिंदगी को चलाने के लिए एहसास क्या चाहिए उसका एहसास अच्छा खासा होता है। और फिर सातवें घर में है चंद्रमा की राशि, तो आपको स्पाउस कैसा मिल जाता है, इमोशनली एक्सप्रेसिव, अंडरस्टैंडिंग, कई बार केयरिंग। अगर चंद्रमा की स्थिति खराब होगी तो नहीं मिलेगा, बट अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है, नवांश कुंडली में भी ठीक है चंद्रमा की स्थिति और इधर भी ठीक है लगन कुंडली में, तो जनरली केयरिंग, सुंदर, है ना, तो अच्छा स्पाउस मिल जाता है, आप भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अच्छा चल जाता है। कन्या लगन में देखिए क्या होता है, कन्या लगन में वैसे आप कन्या लगन वालों को भी स्पाउस तो अच्छा मिलता है, बट इनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि ये खुद बहुत दबाव बनाते हैं या खुद इतना उनको भाव नहीं देते हैं अपने स्पाउस को, तो इनके साथ ये दिक्कत हो जाती है कि फिर इनका स्पाउस इनसे थोड़ा कटने लगता है। अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी नहीं होगी तो फिर आपके स्पाउस को, अगर आपकी कन्या लग्न है, तो उन्हें एहसास होने लगेगा कि आप उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड हो तो आप उन्हें इग्नोर करते हैं, या आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं अपने दोस्तों के साथ, आपको बहुत अच्छे रिलेशन है तो आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, या परिवार के सामने आप उन्हें उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें मैंने देखी हैं कन्या लगन में जनरली जो है आपके खुद की वजह से भी कई बार हो जाती है प्रॉब्लम्स, और थोड़ा सा आपके और आपके स्पाउस की सोच भी नहीं मिल सकती है, इस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। बट लेकिन अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी होगी तो कन्या लगन में भी मैंने जनरली अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं। अगर आप थोड़ा सा मैरिड लाइफ की तरफ अपने ध्यान देते हैं, स्पाउस की तरफ ध्यान देते हैं, बृहस्पति की पोजीशन ठीक है, तो स्पाउस आपको अच्छा मिलेगा, मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। तो ये था देखिए सभी लग्नों में प्रभाव। तो देखिए जिन लग्नों का मुझे डिटेल में बताना था मैंने उनका भी बता दिया है, एंड जिन लग्नों में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनका भी मैंने बता दिया है। एक टिप मैं ये दूंगा कि देखिए मैरिज को चलाने के लिए हमें एडजस्टमेंट की बहुत ज़रूरत होती है, और कई बार हमें मोल्ड होना पड़ता है सामने वाले के लिए। हमेशा गलत चीज़ों के लिए मोल्ड नहीं होना चाहिए, बिकॉज कई बार आजकल के ज़माने में आपको लोग गलत चीज़ों के लिए मोल्ड करने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ दैट। बट स्टिल एडजस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर मैरिज, सो उसकी तरफ आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहिए। एंड मैरिज को फन या एंजॉयमेंट की तरह, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ज़्यादा देखना चाहिए। सो दिस विल हेल्प यू, चाहे कोई सी भी लगन है आपकी, चाहे कैसी भी लगन है, चाहे मीन है, चाहे कर्क है, चाहे कोई सी भी है, ये वाली जो टिप है ये सबके लिए ही एप्लीकेबल होती है। सो दिस वॉज अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।